नमस्कार। पिछली क्लास में बच्चों हमने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और उसके अंदर हम देख चुके थे कि किस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल कार्य करता है, मंत्रिमंडल का विकास किस प्रकार से हुआ है, मंत्रिमंडल का महत्व, उसके मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर, मंत्रिमंडल का निर्माण और उसकी रचना और मंत्रिमंडलात्मक शासन प्रणाली की विशेषताएं। इसी प्रकार से मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियां तथा हम देख चुके थे कि मंत्रिमंडल के रूप क्या हैं। उसमें हमने लास्ट देखा था कि वहाँ संयुक्त मंत्रिमंडल होता है, युद्ध मंत्रिमंडल, आंतरिक मंत्रिमंडल और छाया मंत्रिमंडल होता है। अब हम देखते हैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में जो है रैमजे मोर का ये कहना है कि उसे इतने व्यापक अधिकार प्राप्त हैं कि इतने व्यापक अधिकार संसार के किसी वैधानिक शासक को, यहाँ तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति को भी प्राप्त नहीं है। तो जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पद है अनौपचारिक तथा विकसित पद है। प्रधानमंत्री का पद जो है 1721 ईस्वी से चालू हुआ जब वॉलपोल प्रथम प्रधानमंत्री बने। इस पद का सबसे पहले उल्लेख सन 1878 ईस्वी में लॉर्ड विकेंसफील्ड ने बर्लिन की संधि पर हस्ताक्षर करते समय किया। प्रधानमंत्री का पद अनौपचारिक है और उसका कोई कानूनी आधार नहीं है। इंग्लैंड की अन्य अनेक संस्थाओं की तरह प्रधानमंत्री का पद भी स्वतः विकसित हुआ है। उनके मंत्रियों से संबंधित कानून में सबसे पहले प्रधानमंत्री व राजकोष के पहले लॉर्ड के पद का अस्तित्व स्वीकार किया गया और उसके अधिकारी के लिए 10,000 पाउंड वार्षिक वेतन निर्धारित किया गया। आज भी इंग्लैंड का प्रधानमंत्री होने के नाते कोई वेतन नहीं पाता, इसलिए प्रधानमंत्री की शक्ति और सत्ता कानूनी आधार पर निर्भर है। अगला इसके अंदर महत्वपूर्ण पद है ये इंग्लैंड में जो शासन सूत्र का सूक्ष्म केंद्र जो है प्रधानमंत्री है। लॉर्ड मार्ले के अनुसार वह समान पदों वालों में प्रथम है। लास्की के अनुसार ब्रिटिश प्रधानमंत्री समान पद वालों में प्रथम है, प्रथम से अधिक किंतु तानाशाह से कुछ कम है। रैमजे मोर ने लिखा है कि मंत्रिमंडल राज्य रूपी जहाज का यंत्र है और प्रधानमंत्री उस यंत्र का चालक है। तो इस आधार पर हम देखें तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री की जो स्थिति है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो समकक्षों में प्रथम है। वो निश्चित रूप से अन्य मंत्रियों से श्रेष्ठ होता है। अन्य मंत्रियों के अंदर जो विभागों का वितरण वगैरह किया जाता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। तो इस प्रकार से ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री का जो पद है बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है प्रधानमंत्री पद पर नियुक्ति किसकी होती है। तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। वस्तु स्थिति यह है कि नवनिर्वाचन के पश्चात लोक सदन में बहुमत प्राप्त दल के नेता को सम्राट प्रधानमंत्री बनने का निमंत्रण देता है। केवल कुछ अपवाद स्वरूप स्थितियों में राजा अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति तब उत्पन्न होती है जब लोक सदन में किसी भी दल का स्पष्ट बहुमत ना हो और प्रधानमंत्री के लिए लोक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। प्रधानमंत्री प्राय लोक सदन का सदस्य होता है। इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिमंडल केवल लोक सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो प्रधानमंत्री पद की जो नियुक्ति है या प्रधानमंत्री पद पर किसको नियुक्त किया जाता है, जो बहुमत दल का नेता होता है। और सम्राट उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है जो लोक सदन में बहुमत दल का नेता हो। सम्राट अपने स्वविवेक का प्रयोग तब कर सकता है जब वहाँ पर किसी दल को बहुमत ना मिले और यदि बहुमत मिला है तो लोग अपना नेता स्पष्ट ना कर पा रहे हों, तभी वो अपने स्वविवेक का प्रयोग कर सकता है। अदरवाइज वो ये देखता है कि लोक सदन में किस दल का बहुमत है। अगला है इसके अंदर प्रधानमंत्री के कार्य। तो प्रधानमंत्री के कार्य व अधिकारों का विवेचन निम्न शीर्षक में हम कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर मंत्रिमंडल का निर्माण। तो मंत्रिमंडल का निर्माण जो है प्रधानमंत्री सम्राट की तरफ से मंत्रिमंडल के निर्माण की पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। मंत्रिमंडल की जो भी सूची सम्राट को दे दी जाती है उसी की स्वीकृति उसके द्वारा हो जाती है। तो प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल बनाते समय अपने दल के प्रमुख नेताओं का ध्यान रखता है, उनको मंत्रिमंडल लेने का प्रयत्न करता है। उसे अपने देश के विभिन्न प्रदेशों का भी ध्यान रखना होता है और उसको उचित प्रतिनिधित्व देना पड़ता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल का निर्माण जो है प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है।
दूसरा है इसके अंदर मंत्रिमंडल का कार्य संचालन। तो प्रधानमंत्री को यह भी देखना पड़ता है कि मंत्रिमंडल का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। कभी कभी मंत्रियों में परस्पर मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं, उनमें प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ता है और इस प्रकार उचित अनुचित के आधार पर वह निर्णय करके मंत्रियों के मतभेदों को दूर करने का कार्य करता है। अगला है मंत्रिमंडल की अध्यक्षता। तो ये विदित है आपको कि भाई मंत्रिमंडल की जो बैठकें होंगी उसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाएगी। सम्राट को परामर्श देना। तो प्रधानमंत्री वह कड़ी है जो संसद, सम्राट तथा मंत्रिमंडल राज्य को जोड़ती है। वह प्रधानमंत्री की हैसियत से संसद तथा मंत्रिमंडल के निर्णय से राजा को अवगत कराता है। देश में चलने वाली विभिन्न राजनीतिक गतिविधियों के संबंध में वह समय समय पर राजा को अवगत कराता है। वह सब कार्य जो राजा द्वारा किए जाते हैं मुख्य रूप से प्रधानमंत्री उसके संबंध में राजा को परामर्श देता है। तो सम्राट जो परामर्श मांगे प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का ये दायित्व बनता है कि वो उनको दे। अगला है इसके अंदर लोक सदन का नेतृत्व। तो प्रधानमंत्री लोक सदन में बहुमत दल का नेता होता है और लोक सदन के नेता होने के कारण एवं अपने दल के बहुमत के कारण प्रधानमंत्री लोक सदन को अपने नियंत्रण में बनाए रखता है। प्रधानमंत्री को अपने मंत्रियों के साथ संसद में संपूर्ण व्यवस्थापन कार्य का संचालन करना पड़ता है और इस प्रकार जितने भी अधिकतर विधेयक जो है मंत्रियों के द्वारा ही सदन के अंदर रखे जाते हैं और अपने बहुमत के बल पर उन्हें पास भी करवा लिया जाता है। तो लोक सदन का नेतृत्व जो है प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। और वैसे भी विभागों को जो है मंत्री चलाते हैं और मंत्रियों को अच्छे से पता होता है कि उनके विभागों को किस प्रकार के कानून की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से वो लोक सदन के अंदर ये कानूनों की रूपरेखा अपने मंत्रियों के द्वारा ही प्रस्तुत करवाता है। शासन का संचालन। वास्तविक रूप से शासन प्रमुख के सभी अधिकारों का प्रयोग प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल के द्वारा किया जाता है। वे शासन का मुखिया है, सभी विभाग उसकी देखरेख में काम करते हैं। तो शासन का संचालन प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल का कार्य होता है। राष्ट्र का प्रतिनिधि। सभी अंतर्राष्ट्रीय उत्सवों में, अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सभी कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रतीक के रूप में कार्य करता है। वह संपूर्ण देश का प्रतिनिधित्व करता है। विदेश में जाते समय तथा दूसरे देशों से संधि करते समय सारा देश उसके साथ होता है। तो राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है। दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री अपने दल का नेता भी होता है। जनता दल के नाम पर सदस्यों को तथा प्रधानमंत्री अर्थात दल के नेता के नाम पर दल को निर्वाचित करती है। तो इस प्रकार से प्रधानमंत्री जो है दल का नेता होता है। मंत्रिमंडल का अंत। तो मंत्रियों के मंत्रित्व की समाप्ति, क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा ही मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है तो उनको पद से हटाने का काम भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल का निर्माण और उसका कार्य संचालन, उसकी अध्यक्षता और मंत्रिमंडल का अंत जो है प्रधानमंत्री के हाथ में होता है। अगला है इसके अंदर नियुक्तियां। तो सम्राट समस्त उच्च स्तरीय नियुक्तियां प्रधानमंत्री की सिफारिश से ही करते हैं। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लॉर्ड सभा में नए लॉर्ड नियुक्त किए जाते हैं और सभी उपाधियां प्रधानमंत्री की सिफारिश पर ही सम्राट द्वारा दी जाती हैं। और अगला है संकटकालीन शक्तियाँ। तो संकटकालीन शक्तियाँ जो है ब्रिटिश संविधान में संकटकालीन शक्तियों की व्यवस्था की गई है। प्राय व्यवहार में संकट के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दायित्व और शक्तियों में वृद्धि हो जाती है। संकट के समय प्रधानमंत्री तानाशाह के रूप में कार्य करता है। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के समय लॉर्ड जॉर्ज तथा चर्चिल ने अभूतपूर्व शक्तियों का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार से हम ये सारी जो शक्तियां हैं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की हमें दिखती हैं। अब इस आधार पर ये कहा जाता है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो है तानाशाह है, समस्त शक्तियों का स्रोत है वो, और वहाँ का जो सम्राट है वो केवल नाम मात्र का शासक है। और सारी शक्तियाँ जो है प्रधानमंत्री के और उसके मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो क्या ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहना उपयुक्त होगा, ये कई बार प्रश्न उठता है। तो यदि हम देखें तो लॉर्ड मार्ले का कथन है कि मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली इतनी लचीली होती है कि राष्ट्रीय आपातकाल में प्रधानमंत्री प्राय तानाशाह हो जाता है, किंतु ब्रिटिश प्रधानमंत्री को अधिनायक कहना ठीक नहीं है। फाइनर के अनुसार इतना शक्तिशाली होने के उपरांत भी प्रधानमंत्री निरंकुश नहीं है। वह इतना मूर्धन्य विद्वान नहीं है कि उसे चुनौती ना दी जा सके। उसके विचार अंतिम नहीं है। वह निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी है और किसी भी समय उसका प्रतिनिधि उसका स्थान ले सकता है, क्योंकि वो निर्वाचकों के प्रति क्योंकि एक फिक्स टर्म के बाद चुनाव होंगे ही होंगे। और जिस मैनिफेस्टो को लेकर वह जनता के सामने गया था, यदि वो उस
मैनिफेस्टो को अप्लाई नहीं करता या उस पर अमल नहीं करता तो आगामी चुनावों में जनता उसको हरा देगी। दूसरी बात, आपने जहां देखा था कि वहां पर 4 प्रकार के मंत्रिमंडल होते हैं, तो एक छाया मंत्रिमंडल का नाम हमने सुझाया था आपको कि छाया मंत्रिमंडल जो है सत्तारूढ़ दल के पैरेलल चलता है और वो ये देखने का काम करता है कि कब सत्तारूढ़ दल कोई गलती करे और वो उसको जनता के सामने जाए, वो उसको पद से हटाएं, वो उसका स्थान ग्रहण कर लें। तो हमेशा जो है प्रधानमंत्री सतर्क रहता है, वो देश हित में, राज्य हित में और जनता के हित में ही निर्णय लेता है और उसे वैसे भी एक निश्चित समय बाद जनता का सामना करना ही करना है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री तानाशाह हो सकता है, किसी भी समय उसका प्रतिनिधि उसका स्थान ले सकता है। प्रधानमंत्री को अधिनायक इस कारण भी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उसकी शक्तियाँ मौलिक नहीं हैं, वरन वे उसके दल के बहुमत पर निर्भर करती हैं। दल का बहुमत समाप्त होते ही उसकी शक्तियाँ भी हिम के समान पिघल जाती हैं। इंग्लैंड की जनता में व्यक्ति पूजा की भावना केवल सम्राट के प्रति है, प्रधानमंत्री के प्रति नहीं। अब मंत्रिमंडल की तानाशाही के कारण सबसे पहले किस आधार पर ये कहा जाता है कि ब्रिटेन का मंत्रिमंडल तानाशाह हो सकता है, तो सबसे पहला है दलगत अनुशासन। तो दलगत अनुशासन के कारण आज संसद के सदस्य जितनी कठोरता से दलीय सचेतकों के नियंत्रण में कार्य करते हैं उतना पहले संभव नहीं था। आज किसी सदस्य का व्यक्तिगत अंतःकरण उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि दल की केंद्रीय सभा का निर्णय। यदि कोई सदस्य दलीय सचेतक के आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसका दल से निष्कासन अनिवार्य है। तो इस प्रकार से दलगत अनुशासन के कारण भी जो है मंत्रिमंडल तानाशाह रहता है और वो संसद को नियंत्रण में रखता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा ब्रिटेन के जो मंत्रिमंडल के अधिनायक तंत्र का दूसरा कारण है मंत्रियों का सामूहिक रूप से उत्तरदायी होना। प्रत्येक मंत्री जानता है कि उसकी गलती से संपूर्ण मंत्रिमंडल के गिरने की संभावना रहती है, अतः वह टीम भावना से कार्य करते हैं। तो इस कारण भी क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रथा के अनुसार वो कार्य करते हैं। लोक संगठन के विघटन का अधिकार है इनको। यदि इनको लगता है, प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल को लगे कि लोक सदन के अंदर उनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है, तो वो उससे पहले ही सम्राट को कहकर उसको भंग करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से कहा जाता है कि ये अपने जन्मदाता को ही खा जाता है। तो लोक सदन के विघटन का विशेषाधिकार प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल के पास होता है। संसद की कार्यविधि आपने देखी कि संसद की जो कार्य प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल होती है और बहुत ही दुरूह होती है। वो कोई भी कानून बनाने से पहले बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरता है कोई कानून। तो उसकी जो कानून निर्माण की प्रक्रिया है, जो कार्यभार की अधिकता के कारण जो है लोक सदन में सामान्य समापन, मुखबंद, कमगारू समापन की व्यवस्थाओं का प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा संसद में सदस्यों को वाद विवाद की स्वतंत्रता सीमित हो जाती है। तो संसद की कार्यविधि भी कार्यपालिका को अधिक शक्तियाँ प्रदान करती है। संसदीय जीवन, संसद के सत्रों में प्राय इतना कार्य होता है कि मंत्रिमंडल की गतिविधियों का नियंत्रण करने का न तो अवसर आता है और न ही समय होता है। इस प्रकार अधिवेशन काल में भी संसद मंत्रिमंडल पर नियंत्रण नहीं रख पाती। तो जब अधिवेशन नहीं होता तब तो मंत्रिमंडल कितनी शक्तिशाली हो जाता होगा, इसकी मात्र कल्पना ही की जा सकती। तो संसदीय जीवन भी मंत्रिमंडल को जो है एक तरह से है ना तो अधिक शक्तियाँ प्रदान करने का कार्य करते हैं। और प्रदत्त व्यवस्थापन का मैंने बताया था आपको पहले कि संसद सत्र में बहुत कम रहती है और जो सत्र में रहती है तो उस समय जो कानून बनते हैं तो कानून की जो एक प्रक्रिया होती है वो बहुत लंबी होती है, क्योंकि कोई भी विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, समिति स्तर, प्रतिवेदन अवस्था और तृतीय वाचन में एक सदन से इन 5 स्तरों से गुजरता है, फिर दूसरे सदन में इन 5 स्तरों से गुजरता है। उसके बाद वो सम्राट के पास हस्ताक्षर के लिए जाता है। सम्राट उस पर हस्ताक्षर कर सकता है, पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। यदि वो पुनर्विचार के लिए लौटाते हैं तो फिर से ये सदन में जाएगा कानून और उन्हीं प्रक्रियाओं से गुजरेगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक कानून को बनने में कितनी लंबी प्रक्रिया या और कितना लंबा समय लगता है। तो जब संसद सत्र में नहीं रहती और जिस समय उस समय यदि कानून की आवश्यकता होती है तो कार्यपालिका प्रदत्त व्यवस्थापन के माध्यम से, जो कि संसद खुद इसको देती है, अपनी कानून निर्माण की शक्ति एक मोटा खाका कानूनों का बना के कार्यपालिका को सौंप देती है और नियम और उपनियम बनाने का काम उसको दे देती है। तो यही प्रदत्त व्यवस्थापन है। तो प्रदत्त व्यवस्थापन के तहत कार्यपालिका जो है एक तरह से कानून निर्माण का कार्य करती है। तो इससे भी ये शक्ति, क्योंकि इसके पास विधि निर्माण प्लस विधियों दोनों को लागू करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। संकटकालीन स्थिति में आपने देखा कि आर्थिक संकट हो, द्वितीय बाहरी आक्रमण हो, तो उस समय जो मंत्रिमंडल जो है अधिनायकवादी शक्तियों का प्रयोग करता है, तो जिनका प्रयोग जार और सीजर ही कर सकते थे। अगला है इसके अंदर प्रशासकीय न्याय। तो प्रशासकीय न्याय
व्यवस्था के विकास ने मंत्रिमंडल को और भी शक्तिशाली बना दिया है। वर्तमान प्रशासनिक पद्धति में अपने अपने विभाग से संबंधित अभियोगों को सुनने तथा निश्चित करने का अधिकार स्वयं मंत्रियों को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार प्रशासकीय न्याय भी मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री को शक्तिशाली बनाते हैं। द्विदलीय व्यवस्था ब्रिटेन में मुख्य रूप से 2 ही राजनीतिक दल हैं। जिस दल का बहुमत होता है वह सरकार बनाता है तथा विरोधी दल अल्पमत में होता है। जिस दल की सरकार बनती है वह दल अपनी इच्छानुसार शासन चलाता है, उसको विपक्ष की आलोचना की अधिक चिंता नहीं रहती। तो इस प्रकार द्विदलीय व्यवस्था भी ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल को तानाशाह बनाती है। अब मंत्रिमंडल तानाशाह नहीं है क्योंकि सबसे पहला वहाँ विरोधी दल है। विरोधी दल की उपस्थिति उसे हमेशा सचेत रखती है। संसद का नियंत्रण रहता है क्योंकि संसद के सदस्य प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखते हैं। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर, निंदा करके, आलोचना करके, और सबसे बड़ी बात जो है बजट पर नियंत्रण संसद का ही होता है। तो जनमत का भय इनको रहता ही है। ये जिस मैनिफेस्टो को लेकर जनता के सामने गए होते हैं उस मैनिफेस्टो को यदि ये फुलफिल नहीं करते हैं तो जनता इससे रुष्ट हो सकती है और आगामी चुनावों में इनको हरा सकती है। और सम्राट का विरोध, सम्राट के जो 3 काम होते हैं, सलाह देने का, प्रशंसा करने का, चेतावनी देने का, तो सम्राट भी प्रधानमंत्री उसके मंत्रिमंडल की गलत गतिविधियों का विरोध कर सकता है। तो इस प्रकार हम यदि देखें तो ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है काफ़ी शक्तिशाली है, लेकिन फिर भी वो तानाशाह नहीं हो सकता। धन्यवाद।